So in this lecture, we will study different approaches to rural community development. Okay. So this is our part 8, unit 2 we are studying, and unit 2 is our rural development programs. So when we develop different programs for the development of our rural community, so what was the approach behind that? Means what was the idea behind starting those development programs, and what are the ways which were just adopted in order to develop the rural community. That's what we will focus here in these lectures. तो बेसिकली आपका जो पार्ट 8 है यूनिट 2 का, उसमें आपको रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए जो तरीके अपनाए गए थे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, या आप कह सकते हो डिफरेंट पर्सनस ने जो अप्रोच अपनाए है ना. Approach means way of doing something na. If you want to do something, you have certain way to do that particular thing है ना. लाइफ में आपका कोई भी काम करना है, whether it's anything, if you're studying, you have some objective to achieve, right? So in that case also you will you all are different and you all will have a different way to do that thing है ना. उसी तरीके से जो कम्युनिटी डेवलपमेंट हम कर रहे हैं यहाँ पे रूरल एरियाज़ में, वो हम किस तरीके से करें वो चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है. या किस तरीके से की गई हैं बेसिकली डिफरेंट प्रोग्राम्स जो स्टार्ट हुए इन इंडिया फॉर डेवलपिंग द रूरल पीपल, वो कैसे हुए वो चीज़ हमें यहाँ पढ़नी है, ठीक है. तरीका पढ़ना है. तो डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हम लेकर आए उनमें कुछ अभी आप पढ़ोगे तो यू विल गेट टू नो कि क्या क्या तरीके हैं. कभी कहीं पे किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस करके डेवलप करने की कोशिश की गई है, कहीं पर हर चीज़ को एक साथ लेकर पूरे एरिया को डेवलप करने की कोशिश की गई है, ठीक है. और हर एक अप्रोच जो भी लेकर आए सब, उसमें कुछ एडवांटेजेस थे और कुछ डिसएडवांटेजेस थे, ठीक है. तो वो चीज़ें यहाँ पे हमें देखनी है कि व्हाट आर दोज थिंग्स. हर एक जो भी हमने अप्रोच अडॉप्ट किया उसमें क्या फ्लॉज रह गए थे जिसकी वजह से हम दूसरे अप्रोचेस पे हम गए कि वी लर्न फ्रॉम आवर past mistakes, right? We did something wrong, then what was wrong in that? We do a particular analysis that if we will follow this particular approach तो उसमें ये issues आएंगे. तो कुछ उसी तरीके से जो डिफरेंट रूरल डेवलपमेंट के लिए अप्रोचेस फॉलो किए गए, उसमें भी कुछ कुछ चेंजेस किए गए, एंड एवरी टाइम सम चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर टू गेट बेटर रिजल्ट. कभी वो रिजल्ट अच्छा भी निकला, कभी नहीं भी निकला, बट द प्रोसेस विल कंटिन्यू एवरीवेयर एंड जस्ट एवरीवेयर, है ना. तो उसी तरीके से यहाँ पे है. बट लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन, है ना. तो अब यहाँ पे स्टार्टिंग में अप्रोच की बात नहीं की गई, बेसिक पे पहुँच गए कि रूरल डेवलपमेंट क्या है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय दिस पर्टिकुलर टर्म, जो हमने यूनिट 1 में भी डिस्कस कर लिया है. बट जस्ट वंस अगेन सिंस इट्स गिवन हेयर, तो एक बार फिर हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. इस लेक्चर में जो कोशिश होगी वो ये होगी कि क्वेश्चन 8 एंड एट द सेम टाइम क्वेश्चन 2.9 एंड 2.10, है ना, ये हम डिस्कस कर लेंगे, फिर बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट wasting much of our time. We will discuss the answers written here. See, the question is very simple. What to understand by rural development? ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ. बाकी अगर आपने फर्स्ट यूनिट पढ़ा होगा तो आप इसको बहुत ही आसानी से यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर टर्म, है ना. एज वी ऑल नो, रूरल मीन्स रिलेटेड टू विलेज, है ना, एंड डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट. So let's come to the first statement which is written here. The first statement says that rural development is the process of improving the quality of life and economic well-being of people living in rural areas, often relatively isolated and sparsely populated areas. It's very simple. When we are talking about development, we are basically talking about improving the quality of life and economic well-being of the people जो कहाँ पे रह रहे हैं, रूरल एरिया में. So the terms which you need to keep in your mind while writing the answer is development means improvement, right? तो यहाँ पे हम improve कर रहे हैं, क्या improve कर रहे हैं, quality of life and economic well-being. किसकी economic well-being and quality of life improve कर रहे हैं? We are trying to improve the quality of life and economic well-being of people who are living in rural areas, right?
एंड देन दे हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड कि जो रूरल एरियाज़ हैं वो क्या है, रिलेटिवली आइसोलेटेड हैं एंड स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं. वी ऑल नो दिस थिंग है ना. जो आपके विलेज हैं वो आपकी सिटी लाइफ से दे आर वेरी डिफरेंट, और वो थोड़ा दूर हट के होते हैं फ्रॉम जो आपकी सिटी, जो टाउन एरियाज़ हैं. वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ होती है वो टू दैट एक्सटेंट दे आर नॉट अवेलेबल इन अवर रूरल एरियाज़, है ना. तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा आइसोलेटेड, थोड़ा रिमोट एरियाज़ होते हैं और स्पार्सली पॉपुलेटेड होते हैं. आजकल आप देख रहे हो ड्यू टू अर्बनाइजेशन व्हाट इज़ हैपनिंग, पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज़ आर माइग्रेटिंग टूवर्ड्स द अर्बन एरियाज़, है ना. सिटीज़ और टाउन पे वो माइग्रेट करते हैं. तो उसकी वजह से इफ़ यू विल सी द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ और सर्टेन अदर सिटीज़ जो डेवलप्ड है, तो वहाँ आपको ज़्यादा क्राउड दिखेगा. यू विल सी अ लॉट ऑफ पीपल गोइंग देयर फ्रॉम विलेजेस, दे आर गेटिंग जॉब्स देयर एंड दे आर सर्वाइविंग, और यू कैन से दे आर जस्ट बाउंड टू सर्वाइव देयर एट एनी कंडीशन, है ना. अब बॉम्बे, दिल्ली, दिस एरियाज आर वेरी हाईली पॉपुलेटेड, है ना, क्योंकि वहाँ सुविधाएं हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, राइट. अब यहाँ पे क्या है, रूरल एरियाज़ में ड्यू टू एब्सेंस ऑफ दोज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देयर पर्टिकुलर ग्रोथ, ये जो रूरल पीपल हैं वो वहाँ से एक तो बाहर भी माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है. देन ड्यू टू लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़, वहाँ पे आपके लाइक लाइफ जो स्पैन है दैट इज़ ऑल्सो नॉट दैट लार्ज. पॉपुलेशन अल्टीमेटली वहाँ की कम होती है, अगर आपने नोटिस किया हो, है ना. आजकल आप देखोगे कि काफ़ी दूर दूर पे कुछ घर बने होते हैं एंड एंड वेरी फ्यू नंबर ऑफ़ पीपल आर देयर. काफ़ी पीसफुल एरिया भी होता है, दिस इज़ वन एडवांटेज देयर. बाकी पॉल्यूशन भी कम होता है बिकॉज देर इज़ नो रश, है ना. तो ये चीज़ें हैं वहाँ पे, दीज आर पॉजिटिव थिंग्स, बट इट्स स्पार्सली पॉपुलेटेड. मतलब आपको काफ़ी दूरी पे कुछ कुछ लोग दिखेंगे, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरिया नहीं होगा, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वहाँ पे आपको नहीं दिखेगी, ठीक है. तो ये सारे रूरल एरियाज़ के कुछ आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं विच हैव बीन मैंशनड हियर जस्ट फॉर द शेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग. तो वो आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में समझ आ गया है, ठीक है. रूरल डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसमें कि इम्प्रूवमेंट किया जाता है रूरल एरियाज़ में रह रहे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ का. मतलब वो जिस तरीके से रह रहे हैं वो तरीका उनका अच्छा हो, वहाँ पे उनकी लाइफ को कन्वीनियंट बनाया जाए, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे क्रिएट की जाएँ, है ना. देन इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ. ये सब चीज़ें हो रही हैं. जो आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं दे आर जस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज़. उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे स्कीम्स होती हैं. एंड फॉर अर्बन एरियाज़ दे आर डिफरेंट स्कीम्स विद सर्टन यू कैन से अल्ट्रेशंस, है ना, एज पर द डिमांड. जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वैसे स्कीम्स होती है. Second point पे if we come, that is traditionally rural development was centered on the misuse of land intensive natural resources such as forestry and agriculture. तो ट्रेडिशनली जो रूरल डेवलपमेंट मतलब पुराने ज़माने से आप कह सकते हो जो रूरल डेवलपमेंट का प्रोसेस था हमारा, दैट वाज सेंटर्ड ऑन द मिसयूज ऑफ लैंड इंटेंसिव नेचुरल रिसोर्सेज. Means at that time we were basically overusing the natural resources which were present in the villages. अब विलेज में आपके पास अगर आप देखोगे, क्योंकि विलेज स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया है, राइट. मीन्स वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे आपके पास क्या चीज़ ज़्यादा अवेलेबल होगी, यू विल हैव दैट लैंड, है ना. लैंड जो रिसोर्स आपके पास वो बहुत अवेलेबल होता है. एग्रीकल्चरल लैंड्स भी वहाँ अवेलेबल होती है. देन देयर आर सर्टेन बैरन लैंड्स ऑल्सो विच आर प्रेजेंट देयर इन रूरल एरियाज़. तो इनिशियली जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहता था रूरल डेवलपमेंट का, उस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए जो इनिशियली हम लोग अप्रोच फॉलो करते थे दैट वाज रिलेटेड टू द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस लैंड विच इज़ प्रेजेंट देयर. तो लैंड में आप या तो फॉरेस्ट क्रिएट कर सकते हो या फिर आप एग्रीकल्चर कर सकते हो. दीज टू थिंग्स आर देयर विच यूड लाइक टू डू, क्योंकि जनरली इन मोस्ट ऑफ द केसेस रूरल एरियाज़ में जो लैंड है दैट इज़ फर्टाइल. तो अगर वो फर्टाइल है तो ऑब्वियसली यू विल फोकस ऑन ईदर फॉरेस्ट्री, मतलब वहाँ पे कुछ ज़्यादा अमाउंट ऑफ पेड़ लगा के आप वहाँ एक जंगल जैसा क्रिएट कर दो, और यू विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चर कि कैसे इन लैंड जो यहाँ पे अवेलेबल है उस पर आप एग्रीकल्चर प्रोसेस को ज़्यादा अच्छे से उसमें बेटरमेंट लेके आ सको, ठीक है. सो दिस इज़ वॉट वी आर ट्राइंग टू डू टिल नाउ इन द रूरल डेवलपमेंट प्रोसेस विच वी हैव अडॉप्टेड, है ना, अभी तक जो हम लोग करते आ रहे हैं. तो वो यहाँ पे लिखा है कि बेसिकली मिस यूज टर्म दे हैव यूज्ड. मिस यूज हियर मीन्स
ओवर यूजिंग समथिंग, है ना, कि आप उसको इतना ज़्यादा उसमें यू आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम अ स्मॉल लैंड. सो उस केस में क्या होगा, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फर्टाइल्स का यूज़ करोगे. सो इन लॉन्ग रन इट विल लीड टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दैट नेचुरल रिसोर्स. और वो फ्रॉम फर्टाइल इट मे टर्न infertile and it may become a barren land and it may be useless. So it's in a way it is a misuse of a thing. If you are overusing something, it is misuse, है ना. If you are using something for the purpose for which it is not made, that is also a misuse of that particular thing, है ना. तो यहाँ पे बेसिकली ओवर एक्सप्लाइटेशन जो किया जा रहा है, जो लैंड वहाँ पे अवेलेबल है, उसके बारे में बात की गई है. तो पहले हम इसी चीज़ पे फोकस करते थे, बट नाउ इन मॉडर्न एरा वी हैव डाइवर्टेड अवर अटेंशन टू अदर थिंग्स एज वेल, है ना. हम कॉटेज इंडस्ट्री पे भी फोकस कर रहे हैं, हम एनिमल हस्बेंड्री पे फोकस कर रहे हैं अलॉन्ग विद द एग्रीकल्चर एरियाज. ओके. अच्छा, अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं. तो थर्ड पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट नाउ डेज दैट व्हाट आर द थिंग्स विच वी आर doing right now. So how what is written here, let's see. It's written that however today the increasing urbanization and the change in global production networks have transformed the nature of rural areas. So आजकल क्या हो रहा है यहाँ पे, what are the things which are happening. See, today the increasing urbanization, I have talked about urbanization, है ना. urbanization मतलब शहरीकरण. So शहरीकरण मतलब क्या होता है कि this is basically migration of people from rural areas to urban areas in search of some employment or for various other reason, है ना. For they just start living there in urban areas, तो उसकी वजह से slums वगैरह वहाँ पे create हो जाते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा और issues आते हैं. Because at every place there are certain limited resources, and if more number of people they just depend on those limited resources, तो वहाँ पे ओवर एक्सप्लॉयटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. सो वी आर टॉकिंग कि हाउ वे टुडे द इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन and the change in global production networks have transformed the nature of rural areas. आजकल क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, मतलब लोगों का माइग्रेशन बढ़ रहा है फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज. इसके अलावा आजकल और क्या चीज़ें हो रही हैं, देयर इज़ चेंज इन ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क्स. लाइक ग्लोबल लेवल पे डिफरेंट प्रोडक्शन जो हो रहा है, नेटवर्क प्रोडक्शन के नेटवर्क भी आपके चेंज हो रहे हैं. लाइक इफ़ समथिंग इज़ प्रोड्यूस्ड समवेयर, उसको आप कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट ईजिली कर सकते हो इन दिस एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पे हर एक टाउन विलेज डिफरेंट कंट्रीज दे आर जस्ट इंटरलिंक्ड विद ईच अदर इन सच अ मैनर कि आपको लगेगा दैट यू आर लिविंग इन दैट पर्टिकुलर प्लेस. यू मीन्स each and every place is just in connect is connected with you ना. This is what you will feel in this era of globalization, कि हर चीज़ आपस में लिंक्ड है, क्योंकि ऑनलाइन इतनी चीज़ें हो गई. यू कैन ऑर्डर एनीथिंग एनीवेयर, है ना. कोई भी चीज़ कहीं भी प्रोड्यूस हो रही है, यू कैन गेट इट समवेयर एल्स. तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इसकी वजह से जो रूरल एरियाज़ है उनका नेचर भी काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म हुआ है. रूरल एरियाज़ में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, है ना. आपको लगता होगा कि पहले जो एरियाज़ रूरल एरिया जैसे पहले दिखता था, अब वो वैसा नहीं है. अब रूरल एरियाज़ में भी बैंक्स फैसिलिटीज़ हैं, रूरल एरियाज़ में भी अच्छे अच्छे हेल्थ सेंटर्स हैं, रूरल एरियाज़ में भी वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ जो अर्बन एरियाज़ में होती हैं. ठीक है. सो नाउ जो आपका अप्रोच है ऑफ डेवलपमेंट दैट इज़ चेंजिंग, है ना. अच्छा, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं. फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, रूरल डेवलपमेंट स्टिल रिमेन्स द कोर ऑफ द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. येस, टुडे ऑल्सो रूरल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, वो अभी भी कोर एरिया है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया दे आर लिविंग देयर इन रूरल एरियाज़, और वो सारे लोग एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं. एंड रूरल एरिया इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर country. If we want to develop, we will have to develop our rural areas also. So that's why for the overall development of the country, the rural development is still given a lot of importance. This is what fourth point is saying. Fifth point पे क्या लिखा गया है, that more than 2/3 of the country's people are dependent on agriculture for their livelihood. 2/3 से ज़्यादा जो लोग हैं अपने कंट्री के, कंट्री यहाँ पे जो वर्ड लिख, सो हाँ, सो वी वर डिस्कसिंग फिफ्थ पॉइंट, है ना.
फिफ्थ पॉइंट पे क्या लिखा है, हाँ, मोर देन टू थर्ड ऑफ द कंट्रीज पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर द लाइवलीहुड। तो कंट्रीज पीपल इफ़ यू आर सेइंग, तो यहाँ पे कंट्री मतलब आपकी इंडिया नहीं है। कंट्री टर्म यूज़ होता है विलेजेस के लिए भी, है ना, कंट्री साइड भी से समटाइम्स। तो यहाँ पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए। व्हाट दे आर सेइंग कि नो, बेसिकली हेयर जो द कंट्री टर्म विच वी हैव यूज दैट इज़ फॉर इंडिया ओनली, है ना, वो कंट्री साइड नहीं है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि भारत में 2/3 से ज़्यादा लोग किस पे डिपेंड होते हैं अपने रोज़गार के लिए, एग्रीकल्चर में, मीन्स दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, कृषि में डिपेंडेंट है। सो दैट्स वाई हमारे लिए रूरल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन सिक्स पॉइंट इज सेइंग कि 1/3 ऑफ द रूरल इंडिया इज स्टिल बिलो द पावर्टी लाइन। अपने जो ग्रामीण क्षेत्र है भारत में, वहाँ पे 1/3 लोग जो हैं वो पावर्टी लाइन से नीचे हैं, राइट। पावर्टी लाइन जो होता है दैट इज़ बेसिकली एक क्राइटेरिया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेवलप करती है, या फिर अगर आप दूसरे कंट्रीज़ में भी बात करें तो देर इज़ अ टर्म, है ना, इकोनॉमिक्स में एक टर्म होता है पावर्टी लाइन। तो पावर्टी लाइन मीन्स एक आप बेसिक क्राइटेरिया डिफाइन कर देते हो कि इस क्राइटेरिया से जो लोग नीचे हैं दे विल बी कॉल्ड द पीपल लिविंग बिलो पावर्टी लाइन, और जो उसके ऊपर रहेंगे दे आर अबव पावर्टी लाइन। मीन्स ये कुछ आपके बेसिक नेसेसिटीज़ पे इसको ड्रॉ किया जाता है कि, और दिस पावर्टी लाइन बेसिकली दैट डिस्क्राइब्स कि कौन से लोग पुअर हैं और कौन से लोग पावर्टी के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। तो रूरल एरिया में क्या चीज़ बताई गई कि 1/3 जो लोग हैं अपने रूरल इंडिया के, वो ग्रामीण सॉरी वो पावर्टी लाइन से नीचे आते हैं, ठीक है। इसका मतलब दोज पीपल फॉल इन द लाइन ऑफ, इन द कैटेगरी ऑफ पुअर पीपल, मीन्स दे आर अनएबल टू फुलफिल देयर बेसिक नेसेसिटीज़ इन लाइफ। तो इस पे अगर आप पावर्टी लाइन पे जाओगे, इफ़ यू रीड इट और स्टडी, ट्राई टू स्टडी इट इन डिटेल, यू विल गेट टू नो कि डिफरेंट टाइम्स पे पावर्टी लाइन की डेफिनेशन डिफरेंट हुआ करती थी। कभी इसको कैलोरीज़ के बेसिस पर डिफ़ाइन किया गया है कि पर डे कितनी कैलोरी गेन कर रहा है एक पर्टिकुलर इंसान। रूरल एरिया में डिफरेंट है, अर्बन एरियाज़ के लिए इट्स डिफरेंट। या कितना अर्न करते हैं पर डे के बेसिस पे, उस बेसिस पे डिसाइड होता है कि वो पावर्टी से ऊपर वाले रेंज में आता है, उससे नीचे आता है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 1/3 लोग ऐसे हैं जो पुअर कंडीशन में रहते हैं एंड दे आर अनएबल टू फुलफिल देयर बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, जो उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है सक्सेसफुल एंड सेटिस्फाइड लाइफ जीने की, वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होने की वजह से भी गवर्नमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है रूरल एरिया के पे फोकस करना, ठीक है। सो व्हाट दे हैव रिटन, देयरफॉर इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट टू बी प्रोडक्टिव एंड प्रोवाइड इनफ फैसिलिटीज़ टू अपग्रेड देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना। तो ये सारे रीजंस हैं जो रूरल डेवलपमेंट को इम्पॉर्टेंट बनाते हैं इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। तो गवर्नमेंट की भी ये कोशिश रहती है कि वो कुछ ऐसा करे कि रूरल एरिया भी काफ़ी प्रोडक्टिव हो जाए। प्रोडक्टिव मीन्स यहाँ पे प्रोडक्टिव मतलब है कि जो लोग रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ जाए, वो ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगे इन एनी एरिया, चाहे वो किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हो। इफ़ दे आर वर्किंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में, तो वहाँ भी उनका डेवलपमेंट हो। इफ़ दे आर वर्किंग इन सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो उधर भी वो प्रोडक्टिव हों। And if they are working in tertiary sectors, then also proper facilities should be made available in the villages, है ना। अगर वो एजुकेशन सेक्टर में है, ठीक है, या हेल्थ सेक्टर में है, तो देयर ऑल्सो वी नीड टू डेवलप द विलेज पीपल। तो गवर्नमेंट का जो फोकस है दैट इज़ टू मेक द रूरल एरिया प्रोडक्टिव। और वो कैसे होगा, दैट विल हैपन व्हेन दे विल provide them different facilities in order to upgrade or in order to enhance their standard of living, improve their standard of living, है ना। if we upgrade something we improve that thing, है ना। तो upgradation, improvement, development, these are all terms which you can use interchangeably, है ना। okay, let's come to point 7. See what point 7 is saying. Point 7 says that rural development is a term that concentrates on the actions taken for the development of rural areas to improve the economy.
So when we are talking about rural development, we are actually focusing on all those actions which we are taking for improving the condition of the rural areas in order to improve the economy of that particular area. मीन्स रूरल डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा पूरा का पूरा ध्यान उन सारे एक्शंस पे होता है. अब वो एक्शंस चाहे प्राइवेट सेक्टर ले रहा हो या गवर्नमेंट ले रही हो, ठीक है, वो सारे एक्शंस जिनकी हेल्प से हम रूरल एरियाज़ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, उन सब पे हम फोकस करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट रूरल डेवलपमेंट. 8th पॉइंट में कुछ एरियाज़ मेंशन कर दिए गए हैं. द 8th पॉइंट says that however following few areas demand more focused attention. कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है. तो वो कौन से एरियाज़ हैं? दे आर एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में आपको बहुत फोकस करना है. द सेकेंड इज़ पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी है, स्वच्छता का ध्यान देना है. थर्ड वन इज़ वीमेन एम्पावरमेंट. ठीक है, वीमेन आर द बैकबोन ऑफ अ सोसाइटी, सो देयर एम्पावरमेंट इज़ ऑल्सो नेसेसरी. दे आर ऑल्सो अ part of our rural society. So if we want to develop a particular society, each and every individual of that society will have to be taken into consideration. So that's why we are focusing on women also. Then fourth point है हमारा infrastructure development. Infrastructure development की अगर बात करें तो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने के लिए क्या कंस्ट्रक्शंस करने होंगे, इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए क्या चाहिए आपको, ट्यूबवेल्स चाहिए होंगे. देन डिफरेंट अदर फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपको करना होगा, ठीक है, उस पर फोकस करना ज़रूरी होता है. Some other areas which are of importance are facilities of agriculture extension and research. जो एग्रीकल्चर एरिया है उसमें एडवांसमेंट करना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, न्यू रिसर्चेस जो हुई हैं उनको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना इज़ ऑल्सो एन एरिया ऑफ कंसर्न एंड एरिया ऑफ development that should be focused upon. Then the sixth point is availability of credit, है ना. सिक्स पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्रेडिट अवेलेबल कराना. मनी इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आप चाहते हो कि फार्मर्स डेवलप करें या जो रूरल पीपल हैं, इफ़ यू वांट देम टू डेवलप, सो यू विल हैव टू प्रोवाइड देम मनी. सो credit availability should be there. You need to open a lot of banks, you need to you need to bring different schemes in order to provide them money for the different activities which they want to perform for their development. Seventh point is employment opportunities. तो different schemes आई, अपने मनरेगा वगैरह और सारी चीज़ें पढ़ी भी होंगी, right? In first unit you would have discussed all these schemes. तो employment opportunities भी लोगों को प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश की जाती है. दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑन विच वी नीड टू फोकस इन ऑर्डर टू डेवलप द रूरल पीपल, है ना. तो ये आपका 8th क्वेश्चन हो गया. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन 2.9 क्या कह रहा है? गिव द इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रूरल डेवलपमेंट. तो रूरल डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है, एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका एम क्या है ना, अल्टीमेट जो रिजल्ट हमें चाहिए आफ्टर रूरल डेवलपमेंट वो क्या है, वो यहाँ पे मेंशन है. तो इम्पॉर्टेंस आप हमने अभी इस क्वेश्चन में भी देखा, फर्स्ट यूनिट में भी देखा था कि इम्पॉर्टेंट क्यों है. तो सबसे पहले तो आप ये बता दोगे कि जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, इफ़ यू टॉक अबाउट पर्टिकुलरली इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, तो वो रूरल एरिया में रिसाइड कर रही है, ठीक है. सो दैट्स वाई देयर डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. फर्स्ट पॉइंट आपका यही लिखा है. इफ़ यू वांट मी टू रीड फॉर बेटर क्लैरिटी, let's read it once. Rural development is important not only for the majority of the population residing in rural areas but also for the overall economic expansion of the nation. So in first point they have mentioned कि rural development जो है वो सिर्फ रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द ओवरऑल इकोनॉमिक एक्सपेंशन ऑफ द नेशन. जो हमारा नेशन है उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है. So when we are talking about rural development, we are actually trying to develop our nation. This is what they want to mention in point number 1. Second point where they are mentioning that rural development is considered to be of noticeable importance in the process of the evolution of the nation. Again the same thing, they are showing the importance of the rural development in the development process of our nation. किसी नेशन के इवोल्यूशन प्रोसेस में, इसकी ग्रोथ एंड प्रोग्रेस में रूरल डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. दिस इज़ व्हाट इज मेंशन्ड इन point number 2. Point number 3 says that it is a strategy that tries to obtain improved productivity, higher socio-economic equality, and stability in social and economic development.
सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रूरल डेवलपमेंट, मतलब हम एक ऐसी रणनीति पे काम कर रहे हैं जहाँ पे हमें प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हम इनक्वालिटी को रिड्यूस करना चाहते हैं और इक्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं। कैसी इक्वालिटी? इक्वालिटी इन द केस ऑफ इकोनॉमी, इक्वालिटी इन द केस ऑफ सोसाइटी। मतलब सोशल अगर हम इश्यूज़ की बात करें, सोसाइटी में बात करें, तो वहाँ हमें डिस्क्रिमिनेशन को कम करने की कोशिश करनी है। Like we do not want any sort of discrimination on the basis of religion, caste or race or anything, है ना। तो किसी भी बेसिस पे हमें, जेंडर के बेसिस पे या रिलीजन के बेसिस पे या कास्ट के बेसिस पे, हम जो डिस्पैरिटी या इनइक्वालिटी प्रिवेल करती है सोसाइटी में, दैट वी नीड टू इरेडिकेट इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, है ना। इसके अलावा इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी है कि कुछ लोगों के पास जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होता है, लाइक सम पीपल आर हैविंग अ लॉट ऑफ मनी while the other they are unable to even survive in a proper manner, means they don't have even basic necessities to be fulfilled, है ना। तो they don't have basic necessities to live their life in a convenient manner। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं अवेलेबल होती है, तो उस चीज़ को भी कम करना, लाइक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो है उसको रिमूव करने की कोशिश की जाती है इन दिस प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसके अलावा सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब होता है किसी भी नेशन में, तो इट ब्रिंग्स अ स्टेबिलिटी इन द नेशन। नेशन स्टेबल होता है, वहाँ पे सारे काम सुचारू रूप से चलते रहते हैं, एक स्थिरता रहती है और लोग खुश रहते हैं अल्टीमेटली। फाइन। जो फोर्थ पॉइंट है, दैट इज द प्राइमरी टास्क इज टू डिक्रीज द फेमाइन दैट एग्जिस्ट्स इन रफली अबाउट 70% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड टू मेक सफिशिएंट एंड हेल्दी फूड अवेलेबल। अब एक जो प्राइमरी टास्क है, दैट इज कि जो फेमाइन या सूखा पड़ता है रूरल एरियाज़ में, उसको यहाँ पे कम करने की कोशिश की जाती है। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वो यही होता है। और फूड जो है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड इज़ मेड अवेलेबल। फूड सिक्योरिटी का ध्यान दिया जाता है, क्योंकि 70% ऑफ और रूरल पॉपुलेशन जो है उसके पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड भी अवेलेबल नहीं होता। if we will not consider these things, if we will not work properly in this area, तो वहाँ पे खाने की भी दिक्कत हो जाती है। दिस वी ऑल हैव सीन इन आवर पास्ट एक्सपीरियंस। अभी तो नहीं होता, बट जब इंडिपेंडेंट हुआ था इंडिया, जब आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम पे देयर वाज अ लॉट ऑफ इशू रिलेटेड टू फूड। तभी से ध्यान देना शुरू किया गया। एंड नाउ मोस्ट आवर इंडिया इज़ not that self-sufficient, but yes, we have good and proper amount of food available. We are self-sufficient. For something we depend, certain things we also depend on other nations as well. But in this era of globalization and liberalization and privatization, to a very high extent we have managed to control these things. But अभी भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, because India is a very vast country and it's a very complex society also. Different types of people of following different religion, different faiths and beliefs, they all are living here in India. And there are different geographical, variations also throughout India, we will see. So making food available to each and every person whosoever is living in our nation India, that is not a very easy task, है ना। So we need to focus in each and every field, in each and every area, and rural area is also one of them। तो वहाँ पे भी फोकस करना है। तो ये चीज़ है। देन लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 5। द फिफ्थ पॉइंट सेज दैट द सेकेंडरी टास्क इज टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लॉथिंग एंड फुटवेयर, अ क्लीन एनवायरनमेंट इन हाउस, मेडिकल अटेंशन, रिक्रिएशनल प्रोविजन, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब प्राइमरी नीड तो फूड होती है, उसके अलावा फिर जो सेकेंडरी टास्क होता है रूरल डेवलपमेंट में, उसमें हम फोकस करते हैं कि उनके पास प्रॉपर क्लोथिंग अवेलेबल हो, फुटवेयर हो, देन एनवायरनमेंट क्लीन हो, पॉल्यूशन फ्री हो, है ना, एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें उन्हें, उनके पास कुछ एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशन के लिए भी कुछ चीज़ें अवेलेबल हों, पार्क्स एंड ऑल दीज थिंग्स। दैन एजुकेशन पे फोकस करना, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वहाँ पे प्रॉपर करना, सो दैट दे मे कनेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ आवर कंट्री, विद द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो उनको भी पूरे कनेक्शन प्रॉपर करना, तो वो कैसे हो सकता है? कनेक्ट करने के लिए यू शुड हैव अ गुड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी। अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट में। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एम क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें
are very much interrelated with each other. आपको एक बार समझ में आ जाएगा, then you will just able to write these things है. एग्जाम है ना, जो 5 पॉइंट है ऑब्जेक्टिव मेंशन है वो देख लीजिए. टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड वेजेस ऑफ रूरल पीपल, है ना, तो रूरल पीपल की प्रोडक्टिविटी और वेजेस को बढ़ाना. द सेकेंड पॉइंट इज टू गारंटी इंक्रीज एंड क्विक एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटीज. मीन्स आपको क्या करना है, जो एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराना, जो कि हम मनरेगा में आपने देखा होगा. इट्स आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स मनरेगा जो 100 डेज़ का आपको गवर्नमेंट इंश्योर करती है दैट यू विल एटलीस्ट वन मेंबर फ्रॉम ईच फैमिली विल गेट दिस मच अमाउंट ऑफ वर्क, है ना. अदरवाइज वो एम्प्लॉयमेंट कुछ आपका अलाउंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, है ना. तो ये सब कुछ फैसिलिटीज़ हैं. थर्ड इज़ टू डिमोलिश अनएम्प्लॉयमेंट एंड ब्रिंग अ नोटेबल डिक्लाइन इन अंडर एम्प्लॉयमेंट. देन हम यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट की भी बात की जा रही है. डिमोलिश मीन्स टू एंड पर्टिकुलर थिंग. तो यहाँ पे हमें बेरोजगारी का अंत करना है. साथ ही साथ जो अल्प रोजगार की समस्या है, मीन्स आपका जो योग्यता है उसके अकॉर्डिंग आप जो जॉब कर रहे हो दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क. आपकी सैलरी कम है, आपके पास योग्यता ज़्यादा है, बट आप काम कुछ ऐसा कर रहे हो लाइक यू आर हाईली एजुकेटेड, you can do or you can serve your nation by doing some work in tertiary sector, but you are still involved in primary sector, है ना, जहाँ पे आपके एजुकेशन जो आपने गेन की है दैट इज़ नॉट बीइंग यूज्ड. तो वो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज का आप कह सकते हो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स है, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आप अंडर एम्प्लॉयमेंट है, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है एंड आप किसी और फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो, इफ़ यू आर अ वेरी गुड इंजीनियर, आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो इन योर एरिया, तो आप कहीं ना कहीं अंडर एम्प्लॉयड कहलाओगे, है ना. आप कुछ ऐसी जगह पे काम कर रहे हो विच इज़ एक्चुअली नॉट फॉर यू. वहाँ पे कोई और भी काम कर सकता था हु इज़ नॉट दैट एजुकेटेड और दैट क्वालिफाइड एज यू आर. तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन होती है. तो उस चीज़ को भी यहाँ पे नोटिस किया जा रहा है और इसको भी रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है. ठीक है. द फोर्थ पॉइंट इज़ टू गारंटी एन इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड population. Means the population which is residing there in rural areas, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना है अगर आपको, तो आपको हर एरिया में फोकस करना होगा. यू विल हैव टू प्रोवाइड दम गुड एजुकेशन फैसिलिटी, यू विल हैव टू प्रोवाइड दम गुड हेल्थ फैसिलिटीज़. मतलब हर एक उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए जो चीज़ें नेसेसरी हैं वो अगर आप वहाँ अवेलेबल कराएंगे तो ऑटोमेटिकली योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल इम्प्रूव, है ना. फिफ्थ है टू प्रोवाइड द बेसिक नीड्स. एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्थ केयर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, रूरल रोड्स एट्सेट्रा. जो बेसिक नीड्स है जिनके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, या एक प्रॉपर लाइफ आप कह सकते हो, एक यूज़फुल लाइफ पॉसिबल नहीं है, तो वो चीज़ तो वहाँ पे अवेलेबल करानी होगी. तो प्राथमिक शिक्षा की बहुत ज़रूरत होती है. हेल्थ केयर इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्लीन ड्रिंकिंग वाटर बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज डिफरेंट डिजीज़ विल be just there or people will not able to survive. रूरल रोड्स भी इम्पॉर्टेंट है आज की कंडीशन में, बिकॉज यू नीड टू कनेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इफ़ यू वांट टू सर्वाइव एटलीस्ट इन दिस प्रेजेंट एरा. So these are some of the objectives of rural development, which our government and different organizations which are involved in this particular process of developing rural areas, uh, these are the aims where they focus upon when they work on rural development. Fine. So I think that's all for this lecture, क्योंकि अगर अब हम ज़्यादा और एक्सीड करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा. तो आई वॉज इवन कंसिडरिंग, ओके, आई थिंक लेट्स डिस्कस क्वेश्चन 10 ऑल्सो, है ना. डिफरेंट अप्रोचेस टू रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया. What's happening? Okay, I think this much is sufficient for this lecture. Rest we will cover in the next lecture. So that's all. Thank you and have a nice day.